मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है ना वो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे कि इसका कोड पहले पढ़ लीजिए क्या है। हर लेफ्ट आई हैज 5 पिंपल्स, उसके लेफ्ट आई में क्या है 5 पिंपल्स है। तो हर से क्या हो जाएगा हंटर सिंड्रोम जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। लेचमैनियन सिंड्रोम ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। आई ऑकुलर एल्बिनिज्म ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है जो हमें ऊपर पढ़े थे। 5 फेवरी डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। पिंपल्स पोरफाइला ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। तो इस तरह से सिर्फ 2 है जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, बाकी सब क्या है लगभग एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, तो चलिए अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है, देखिए फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। तो अगर रिसेसिव में अगर एक्स में कुछ भी हो जाए तो वो क्या होगा, मेनली बॉयज अफेक्टेड होंगे, और अगर गर्ल में हुआ तो वो कैरियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा तो माइंड में आ गया होगा, क्योंकि जो मेल है उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और इनहेरिटेंस मेनली किस में होगा, म्यूटेशन एक्स क्रोमोसोम में होगा। तो जो फीमेल है वो डिजीज को ट्रांसमिट करेगी अपने सन को, और अगर डॉटर में आया तो वो कैरियर बन जाएगी। बॉयज इसमें अफेक्ट होते हैं, फीमेल कैरियर हो जाती है और अनअफेक्टेड होती है। फीमेल कैरियर कितना परसेंट, तो 25% अगर फीमेल कैरियर है तो इसके रिस्क हो जाते हैं सन को जाने का। 25% रिस्क होता है कैरियर डॉटर में, और 50% क्या होता है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए इसका पहले हम देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसमिट। तो इसमें 2 तरह का हो सकता है, एक या तो फादर डिजीज है और वो नॉर्मल फीमेल से क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन फ्यूजन हो रहा है, तब क्या होगा, तब देखते हैं। मान लीजिए पापा डिजीज है एक्स लिंक रिसेसिव से, और मदर जो है वो नॉर्मल है, तो फीमेल क्या हो जाएगी, फीमेल कैरियर हो जाएगी और सन को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब जो फीमेल कैरियर है वो नॉर्मल बेबी से मतलब मैन से फ्यूजन करवाएगी, तब क्या होता है, एक्स 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 सी एक्स वाई और एक्स सी वाई। देखिए क्या हो गया, एक डिजीज हो गया 25% कैरियर हो गई डॉटर, और 50% क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। तो अभी बताए थे ना, अगर 0% ऑफ सन है इसका मतलब डैड अफेक्टेड है, डैड अफेक्ट होंगे तो सन में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। अगर मॉम कैरियर है तो 2 सन है तो उसमें एक सन को होने के चांसेस है, मतलब 50%। और अगर माँ अफेक्टेड है तो माँ अगर अफेक्टेड हो गई तो 100% चांस हो जाता है। कैसे, तो मान लीजिए XCC, ठीक है, और मेल नॉर्मल है, तो यहाँ से करवाए XX, ये तो कैरियर हो गई, XCY क्या हो गया, डिजीज हो गया, XCX कैरियर हो गई, और XCY देखिए 100% सन क्या है, अफेक्टेड हो जाएगी अगर माँ कैरियर हो गई तो। ठीक है, अब एक्स लिंक रिसेसिव समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा हेमोफीलिया A, B, और क्या हो सकता है, डुचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, ये सब मेनली देखने को मिलेगा। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, तो आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, तो याद रखिए कलर ब्लाइंडनेस से हमें नाइट को मुश्किल या डिफ़िकल्टी होता है। क्या, कलर ब्लाइंडनेस से हमें क्या है, नाइट NIGHT नाइट को
मुश्किल या डिफ़िकल्टी होता है। अब इसमें क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस तो खुद एक डिजीज है। से मतलब कि सेक्स लिंग, हमें एच से क्या होगा, हेमोफीलिया। नाइट मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। मुश्किल तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डिफ़िकल्टी मतलब कि दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका जो निमोनिक्स है वो है लेस एचसीजी। एचसीजी एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है। इज डिटेक्टेड क्लिनिकली इन ए फ्रेगाइल वुमेन। अभी जो बताया था वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में है। अब लेस का क्या हो जाएगा, लेस नयान सिंड्रोम। एच से हेमोफीलिया ए बी या हंटर सिंड्रोम। सी क्रोनिक ग्लैनुलोमैटस डिजीज। जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी। डी दुहने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डायबिटीज इंसिडिपस। सी से कलर ब्लाइंडनेस। ए से ए गामा ग्लोबुलिनेमिया, जिसको हम दूसरा भाषा में ब्रूटन डिजीज भी कहते हैं। फ्रैगाइल तो फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम या फेवरी डिजीज। वुमेन तो इस वुमेन में डब्लू तो इसको विस्कॉट एल्डरिच सिंड्रोम। ये सब मेनली एक्स लिंक्ड में आता है। तो ये सब को मैं एक शॉर्ट में ये सब डिजीज क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है लेस नयाहान सिंड्रोम। ये एक कंडीशन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। ये मेनली मेल में दिखता है। साइन और सिम्टम क्या होगा, तो गौत दिखेंगे जिसको इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस भी कहते हैं। किडनी में स्टोन, ब्लेडर स्टोन और मॉडरेट कॉग्निटिव डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा। मतलब कि इसमें जो सिम्टम है उसमें हमारा किडनी फंक्शन इम्पेयर हो जाता है। एक्यूट गौती अर्थराइटिस देखने को मिलता है। इसमें बिहेवियर में चेंजेज होते हैं जैसे कि लिप और फिंगर बाइटिंग, हेड वैगिंग, ये सब देखने को मिलता है। अगर एडिशनल सिम्टम है देखना है तो उसमें इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ये सब देखने को मिलता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम मेडिसिन देते हैं गौत को ट्रीट करने के लिए ताकि जो यूरिक एसिड का लेवल है वो हम कम कर सकें। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अब इसका कॉज क्या है, क्यों होता है, तो ये जैसे कि यूरिक एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो क्यों होता है, क्योंकि एक एंजाइम है जिसका नाम है HPRT, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। HPRT की पार्शियल या कंप्लीट डिफिशियंसी हो जाने के कारण क्या होता है, हाई यूरिनरी कंसंट्रेशन हो जाता है हमारे बॉडी में और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब HPRT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो HPRT का फुल फॉर्म होता है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। इसकी डिफिशियंसी के कारण ही लेशमैन नयान सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट करेंगे और उसमें और ये यूरिक एसिड का एलिवेटेड वैल्यू देखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा हेमोफीलिया ए और बी। सबसे पहले हेमोफीलिया ए और बी होता क्या है, तो हेमोफीलिया ए ये मेनली हम आपको पता है 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। उसमें जो हमारा हेमोफीलिया ए है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है और जो हेमोफीलिया बी है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। जो हेमोफीलिया ए है वो जेनेटिक डिफिशियंसी के कारण होता है,
जिसमें हमारा क्लॉथिंग फैक्टर 8 इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है और ये मेनली मेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ए और बी दोनों हैं तो ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है? ए होता है, क्योंकि इसमें जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर को हम प्रोटीन कहते हैं। ये हेल्प करता है ब्लड के क्लॉथिंग में। अगर ये रहेगा नहीं तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या हेमोफीलिया ए क्यूरेबल है? तो नहीं, हेमोफीलिया ए का कोई भी क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन लेना पड़ता है, सीवियर सेवरल टाइम्स पर वीक। एक वीक में बहुत सारे बार इंजेक्शन लेना पड़ता है जिससे कि ब्लीडिंग को बचा सके। तो हेमोफीलिया ए में कौन कौन से फूड सप्लीमेंट को अवॉइड करना चाहिए? लार्ज ग्लासेज ऑफ जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, स्वीटेंड टी, हैवी ग्रेवी, सॉस, बटर, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट, कैंडी, ट्रांस फैट, ये सब क्या, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। अब कह रहा है कि अगर हेमोफीलिया ए हो रहा है तो ज़्यादा किस टाइप के ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है? तो ज़्यादा ओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। अगर हम रेशियो निकालें तो 52.8% ओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिला है और 42% नन ओ ग्रुप में देखने को मिला है। ठीक है, अब आते हैं इसके ये हंटर सिंड्रोम में। हंटर सिंड्रोम ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप 2 है। ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली लार्ज शुगर मॉलिक्यूल, जिसको ग्लाइको अमीनोग्लाइकन्स कहते हैं, वो बिल्डअप हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि एंजाइम की कमी हो जाने के कारण। ये किसका फॉर्म है? तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का फॉर्म है, जो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला है क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज़। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मेल फंक्शन हो जाता है, जिसके कारण इम्यूनो डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इम्यूनो डिफिशियंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एबल नहीं हो पाता है फॉरेन बॉडी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो फैगोसाइट NADPH ऑक्सीडेज है उसकी कमी हो गई है, जिसके कारण जो ये एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो बन नहीं पाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया और फंगाई किल होने में प्रॉब्लम होता है। तो सिम्टम क्या हैं? बैक्टीरिया फंगाई इतना देर से बोल रहे हैं, मतलब कि इसका इन्फेक्शन से रिलेटेड है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, एब्सेस हो जाता है लंग, लिवर, स्प्लीन, बोन और स्किन में। स्वेलन लिम्फ नोड स्वेल कर जाता है। परसिस्टेंट लगातार डायरिया, क्रोनिक रनिंग नोज, ये सब देखने को मिलता है। क्या इसका ट्रीटमेंट है? हाँ, एंटीबायोटिक दिया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए, और मेनली जो इन्फेक्शन हुआ है ना उसको से बचाने के लिए। अब क्या इसमें कोई जेनेटिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? तो प्रीनेटल टेस्टिंग किया जाता है मेनली क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज़ का। क्या ये डिजीज़ सीरियस है? तो हाँ, सीरियस बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे? लंग में, जैसे कि निमोनिया, इसमें कॉमन है। क्या ये इनहेरिटेंस है? हाँ, तो अभी तो जेनेटिक पढ़ रहे हैं ना, तो इनहेरिटेंस तो होगा ही। तो किस जीन के म्यूटेशन के कारण ये होता है? ये मेनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न में एक जीन है जिसका नाम है CYBB जीन।
इसके म्यूटेशन के कारण होता है। ये जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं, इसमें मेनली आपको 5 तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो पैथोजन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बुक होल्डर, सेपासिया कॉम्प्लेक्स, सेरातिया, मार्सिकियंस, नोकार्डिया स्पीसीज, एस्परगिलस स्पीसीज। तो चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एस ऑरियस, ये एक ग्राम पॉजिटिव कोकी है जो क्लस्टर में पाया जाता है और ये कैटालिस्ट पॉजिटिव है। साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ कहाँ है? तो ये निमोनिया इसके कारण होता है। उसके बाद लिम्फ एडिनाइटिस, लीवर एब्सेस, स्किन इन्फेक्शन, ये सब देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है? तो क्लोक्सासिरीन जो फर्स्ट जनरेशन होता है ये सेफेलोस्पोरिन का। सेकंड है हमारा बुरखोल्डर, सिपासिया कॉम्प्लेक्स, ये ग्राम नेगेटिव रद्द है और ये कैटलेज पॉजिटिव है। इसमें मेनली निमोनिया देखने को मिलता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में और सेप्सिस। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो नेचुरली रेजिस्टेंस होता है ये मेनली बहुत सारे एंटीबायोटिक का, तो हम देंगे सेप्टाजिदीम और बैक्ट्रीम। अगला जो है उसका नाम है सिरातिया मार्सिसेंस, ये ग्राम नेगेटिव रद्द है, कैटालेज पॉजिटिव है। इसके कारण ऑस्टियोमाइलिटिस होता है और इसमें ट्रीटमेंट थर्ड और फोर्थ जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन देते हैं। उसके बाद आ जाएगा नोकार्डिया स्पीसीज, ये ग्राम पॉजिटिव रद्द है, कैटालेज पॉजिटिव है, निमोनिया होता है और ये इसमें दवा हम देते हैं बैक्ट्रीम या कार्बापिनम। अगला है एस्परगिलस जो मोल्ड फंगाई है, इसके कारण जो निमोनिया होता है उसको कहते हैं मुल्च न्यूमोनाइटिस, और इसमें हम एंटी फंगल ड्रग देते हैं। अगला जो डिजीज है उसका नाम है ग्लूकोज 6PD डिफिशियंसी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली मेल को अफेक्ट करता है। इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें जो हमारा बॉडी है वो ये एंजाइम सही से नहीं बना पाता, जिसके कारण इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। ये मेनली अफेक्ट करता है RBC को और कभी कभी एनीमिया भी हो जाता है। अगर इसका सीवियर फॉर्म देखें तो इसका सीवियर फॉर्म में इसकी जो डिफिशियंसी होती है उसको कहते हैं फेविस्म। इसमें इसके साइन और सिम्टम और भी ज़्यादा हो जाते हैं। साइन सिम्टम की बात करें तो येलोइंग ऑफ द वाइट आई, कन्फ्यूजन एंड डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम, हायर रिस्क ऑफ इनलार्ज स्प्लीन, फैटिग्यू एंड वीकनेस, सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर, रैपिड हार्ट रेट, डार्कर कलर ऑफ यूरिन। इसमें कौन कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले जो मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए वो है डेप्सोन, मिथाइलिन ब्रू, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, पेगालोतिकेस, फिनाजोपाइरिडीन, प्रीमाक्यून, ये सब ड्रग्स अवॉइड करना चाहिए। केमिकल में नेपथलीन अवॉइड करना चाहिए। फूड में फावा बीन्स को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्या नाम है, दुहने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये सीवियर टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो मेनली बॉय को अफेक्ट करता है। इसमें नाम से ही देखिए मसल में वीकनेस आ जाती है अराउंड द एज ऑफ 4 और वो बहुत वीक हो जाता है धीरे धीरे। मसल लॉस देखने को मिलता है मेनली थाई में और पेल्विक एरिया में, उसके बाद आर्म एरिया में। इसमें हमें खड़ा होने में प्रॉब्लम होता है। क्या कारण है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का? तो एक
जीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, जो मेनली प्रोटीन होता है मसल्स में। इसमें डिफेक्टिव हो जाने के कारण मेनली ये दुक्किनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। ये फैमिली हिस्ट्री में भी आता है कि हमारे पेरेंट्स से हमारे में आया है। तो इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है चाइल्ड का, तो इसमें लाइफ से कोई लेना देना नहीं रहता है। मतलब ये 30 या कभी कभी 40 से 50 साल भी आराम से जी सकते हैं। इसका कोई भी क्योर नहीं है। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो हार्ट फंक्शन कम हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर, वीक डायफ्राम, रेस्पिरेटरी फेलियर, लॉस ऑफ मसल मास, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, जिसके कारण व्हील चेयर पे बंदे को जाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या है, हमारे बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगा। ये किडनी प्रॉब्लम के कारण होता है। कलर ब्लाइंडनेस, ये मेनली इसमें पर्सन जो है वो कलर को सही से नहीं देख पाएगा, इसलिए इसको कलर डिफिशियंसी भी कहते हैं। ये यूजुअली 3 कलर के लिए होता है, ग्रीन, रेड और ब्लू। इसके 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है उसका नाम है ड्यूटेरानोमैली। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इस ड्यूटेरानोमैली ये मोस्ट कॉमन टाइप है। रेड और ग्रीन कलर इसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा, रेड और ग्रीन कलर इसमें इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है ना, ग्रीन को ज़्यादा रेड दिखाता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटेनोमैली। क्या, प्रोटेनोमैली, ये क्या करता है, रेड को ज़्यादा ग्रीन दिखाता है। तीसरा है प्रोटेनोपिया। इसमें क्या होता है, प्रोटेनोपिया या ड्यूट्रोनोपिया, इसमें है ना जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मेनली होता कितने परसेंट को है, तो ये 12 मेन में 1 मेन को होता है, मतलब 8% लोगों में देखने को मिला है। अगला जो दीजिए उसका नाम डिसऑर्डर, उसका नाम है एगामा ग्लोबुलिनेमिया। इसका दूसरा नाम है ब्रोटन डिजीज। ये डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है बर्थ के समय, मतलब कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर में भी आता है। कैरेक्टराइज्ड बाय लो और कंप्लीटली एब्सेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ब्लड। ये एक एक्स लिंक्ड एगामा ग्लोबुलिनेमिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में XLA कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ब्लड स्ट्रीम में वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है या थोड़ा लो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो जेनेटिक डिफेक्ट आता है जिसके कारण जो हमारा मैच्योर इम्यून सेल, जिसको बीटा लिम्फोसाइट कहते हैं, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस, अगर पेशेंट में स्मॉल या एब्सेंट टॉन्सिल या लिम्फ नोड हो तो सबसे पहला स्क्रीनिंग किया जाता है सीरम इम्यूनोग्लोबिन का। ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं है, बट हाँ हम ये इम्यूनोग्लोबिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं ताकि लाइफ को बचाया जा सके। फ्रैगल एक्स सिंड्रोम, जिसका शॉर्ट फॉर्म में FXH कह सकते हैं, ये भी एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें माइल्ड से मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है। ये इसमें एवरेज IQ देखने को मिलता है जो मेल 55 साल से नीचे हैं, लेकिन इसमें उसके बाद क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलता है और भी फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉन्ग नैरो फेस, लार्ज ईयर, फ्लेक्सिबल फिंगर, लार्ज टेस्टिकल्स। सिम्टम क्या है, तो पहला ही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अटेंशन में प्रॉब्लम होगा,
एंजाइटी होंगे, हैंड क्लैपिंग होगा, एक सुनने में प्रॉब्लम होगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। तो ये मेनली होता क्यों है? तो एक जीन है जिसका नाम है FMRI। फुल फॉर्म क्या है? FMR1। फुल फॉर्म क्या है? फ्रैगील एक्स मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन। इसमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाने के कारण होता है, ठीक है। बट इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट नॉर्मल होगा। अब आते हैं कि क्या ये इसमें मदर कैरियर की तरह काम करती है? तो हाँ, मदर ये इनहेरिटेड है और इसमें मदर के थ्रू मेनली चाइल्ड में जाता है। क्या इसका ट्रीटमेंट है? नहीं, बट इसके सिम्टम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगला जो है उसका नाम है फेवरी डिजीज। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली अल्फा ग्लैक्टोसिडेज ए की कमी के कारण होता है, जिसके कारण ये अब ये होगा नहीं तो क्या होगा? तो एक फैट का टाइप है जिसको बोला जाता है ग्लोबोट्राइसिलसेरामाइड GB3 या GL3। इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, जिसके कारण ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इसका सिम्टम क्या है? पेन स्पेशली इन हैंड एंड फीट, डार्क रेड स्पॉट ऑन द स्किन जिसको एंजियो केराटोमा कहते हैं, स्वेटिंग कम हो जाएगा, आँख में क्लॉडीनेस दिखेगा, हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। क्या ये जो फेवरी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन इसमें मेनली ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा, जिसके कारण आपका स्किन, किडनी, हार्ट और ब्रेन और नर्वस सिस्टम डैमेज होने का खतरा होता है। क्या ये क्यूरेबल है? नहीं, बट हम इसके कॉजेज़ को मेडिकेशन देके सही कर सकते हैं। किस एज में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो एवरेज जो है 28 ईयर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला आते हैं, लास्ट है विस्कॉट एल्डरिच सिंड्रोम। ये मेनली इसमें इम्यून सिस्टम जो फंक्शन करता है ना, वो एबनॉर्मल हो जाता है, एक्जीमिया होगा और जो ब्लड क्लॉट की एबिलिटी है वो कम जाएगी। ये मेनली मेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके नाम में ही देखिए लिखा है, ये जो है ना विस्कॉट एल्डरिच सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है एक्जिमा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी में इसका क्या है सिम्टम दिया हुआ है, जैसे कि एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि प्लेटलेट का छोटा हो जाना, इम्यूनोडिफिशियंसी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम जिसके कारण रिपीटेड इन्फेक्शन होगा। तो इसके सिम्टम क्या हैं? तो ईजिली ब्लीडिंग हो जाएगी, नोज से, माउथ से, गम से, बॉल मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा, ब्रूसिंग ईजिली हो जाएगी, क्रोनिक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, एक्जिमा देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सिर्फ इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है हमारा स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। क्या? स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर खत्म होता है। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, डोमिनेंट जीन कहाँ पे होता है? तो एक्स क्रोमोजोम पे होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्ट होता है। जैसे कि देखे थे एक्स लिंक रिसेसिव में सिर्फ मेल अफेक्ट हो रहा था, इसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट होगा। मतलब कि 50% चांस होंगे ट्रांसमिशन का अगर एक पर्सन अफेक्टेड है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, अगर मान लीजिए कि ये जो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, एक पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं, तो ए तो इसमें क्या होगा 50% चांस होगा ट्रांसमिशन का। अगर दोनों पेरेंट्स हैं जो हेटेरोजाइगस और अफेक्टेड हैं तब कितना % चांस होगा? तो तब चांस होगा 75% का। देखिए कैसे, ये जो स्मॉल ए है उसमें शो नहीं होगा, बाकी तीनों में शो होगा, तो 75%।
और अगर मान लीजिए कि होमोजाइगस अफेक्टेड पर्सन रहे तो होमोजाइगस अफेक्टेड पेरेंट्स रहे तब होगा 100% ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा? इसका एग्जाम्पल में आएगा एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया, इनकॉन्टिनेंटिया पिगमेंटोसा, एकार्दिया सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम। जो मोस्ट कॉमन होता है ना वो एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, और ओरोफेसियो डिजिटल सिंड्रोम, ये सब मेनली इसके अंदर आता है। तो चलिए इसके एक एक जो एग्जाम्पल बताया उसके बारे में समझते हैं। जो एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है ना, ये मोस्ट कॉमन सिंड्रोम होता है। ये मेनली जो किडनी होता है ना उसमें जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसका डैमेज होने के कारण होता है। इसके कारण हियरिंग लॉस और आई प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा इनकंटिनेंटिया पिगमेंटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो अफेक्ट करता है स्किन को और अदर बॉडी सिस्टम को। स्किन में मेनली के टाइम के साथ चेंजेज होंगे। स्टार्टिंग में ब्लिस्टर रैश होगा बच्चा में, उसके बाद वार्थ लाइक स्किन ग्रोथ होंगे। ये ग्रोथ कैसा होगा तो ग्रेइश ब्राउन दिखेगा, ठीक है, चाइल्डहुड में, और उसके बाद ये लाइट पैसेज के रूप में रहेगा एडल्टहुड में। तो इस तरह से ये चेंजेज होते हैं। अगला जो है वो है ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम। ये रिलेशन होता है जो अफेक्ट करता है ओरल कैविटी को, माउथ एंड टीथ, फेशियल फीचर्स, डिजिट मतलब कि फिंगर्स एंड टो को। ठीक है, अब आते हैं एकार्दी सिंड्रोम। अब ये एकार्दी सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें मेनली इनहेरिटेड इंसेफेलोपैथी देखने को मिलता है जो अफेक्ट करता है न्यूबॉर्न इन्फेंट को। इंसेफेलोपैथी मतलब डिजीज इन द ब्रेन, जिसके कारण सीवियर मेंटल एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा पैदा होता है। रेट सिंड्रोम, RETT रेट SYNDROME, ये जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेनली ये गर्ल्स में होता है और इसे सीवियर इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। ये बच्चे के एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अफेक्ट करता है, जैसे कि एबिलिटी ऑफ स्पीक, वॉक, ईट, ब्रीद ईजली। और अगर हॉलमार्क बोले रेट सिंड्रोम का तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट, लगातार वो हैंड मूवमेंट कर रहा है। एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं XLH, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें मेनली लो लेवल ऑफ फॉस्फेट ब्लड में देखा जाता है। अगर फॉस्फेट लेवल लो हो जाए तो इसका मतलब एबनॉर्मलिटीज कहाँ है तो किडनी में, जिसके कारण फॉस्फेट यूरिन में कम आ रहा है। और ये मेनली क्या करता है तो बोन को सॉफ्ट और वीक करता है, जो रिकेट्स पेशेंट में देखा जाता है। अब आते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर विथ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसमें मेनली हम डिस्कशन करेंगे 4 चीज़ों के बारे में। एक तो है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जीनोमिक इम्प्लेंटिंग, ट्रिपल रिपीट म्यूटेशन और जर्मलाइन मोसिकिज्म। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इसका दूसरा नाम मैटरनल इनहेरिटेंस भी है। जैसा कि हमें पता है DNA एक न्यूक्लियस के अंदर होता है और एक बाहर कहाँ पे होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है। तो ये सिर्फ मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में डिसऑर्डर होने से बच्चे में जाता है, फादर के नहीं। तो मदर का क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैटरनल DNA का है तो वो म्यूटेट करेगा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन हो जाएगा और वो क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे।
लेकिन मेल का क्या है, तो मेल का जो डीएनए है वो मेनली सेलेक्टिव डिग्रेडेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय वो म्यूटेट नहीं हो पाता है, डिग्रेडेड हो जाता है एक पाथवे के द्वारा जिसका नाम है UBQ3 प्रोटीजोम डिग्रेडेशन पाथवे, जिसके कारण कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ना वो मेनली मेलाज और ये कियार्नस सेरी सिंड्रोम है। तो ये तो एग्जाम्पल को बाद में डील करते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता क्या है। अभी तक क्या समझा, मैटरनल इनहेरिटेंस है, मैटरनल के माइटोकॉन्ड्रिया से ये मेनली डिजीज होता है। और जो मेल का डीएनए है वो UBQ3 देखिए यहाँ पे प्रोटीजोम सिस्टम से वो क्या हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि फीमेल का डिजीज है ओवम में चला गया, मेल नॉर्मल है तो स्पर्म नॉर्मल हो जाएगा। अब हम इसको जब फ्यूजन करवाएंगे तो जो मेल चाइल्ड है और जो फीमेल चाइल्ड है दोनों में डिजीज इक्वली होगा। डिजीज फीमेल ट्रांसमिट द डिजीज टू ऑल हर प्रोगनी। अगर मेल स्पर्म नॉर्मल है और फीमेल भी नॉर्मल है तो कोई भी डिजीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या शो करता है कि फीमेल का डीएनए ही मेनली क्या है, गलती पर है। अब मान लीजिए कि मेल का जो डीएनए है वो डिजीज है लेकिन वो स्पर्म में नहीं आएगा क्योंकि वो एक पाथवे है जिसके द्वारा वो डिग्रेडेड हो जाता है। फीमेल क्या है, नॉर्मल है, तो मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, कोई भी डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर वही दिखा रहा है, स्क्वायर पहले ही बताए थे मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है। अगर फीमेल डिजीज है तो मेल फीमेल दोनों चाइल्ड इक्वली डिजीज होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फीमेल को क्या होया हुआ है, नॉर्मल मेल के साथ किया गया फ्यूजन तो दोनों चाइल्ड इफेक्ट हुआ है, लेकिन नॉर्मल फीमेल है और डिजीज मेल के साथ किया गया है तो कोई भी ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। साइलेंट फीचर देखें तो इसमें ऑर्गन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। कौन कौन सा, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, लीवर, किडनी, ये सब, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है। ठीक है, सन डू नॉट ट्रांसमिट द डिजीज, सन ट्रांसमिट नहीं करते हैं डिजीज। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सबसे पहले लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अब ये लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LHON, लेबर इनहेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेड डिजनरेशन है जिसमें मेनली जो रेटिना गैंग्लियोनिक सेल होता है ना उसका रीजनरेशन हो जाता है और ये मदर से बच्चे में आता है, पापा से नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका जो लेवल हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, तो ब्लर दिखेगा, क्लॉडिंग ऑफ विजन हो जाएगा, ये फर्स्ट सिम्टम है। उसके बाद विजुअल एक्यूटी में लॉस हो जाएंगे, उसके बाद कलर विजन होने का भी डर है। हम क्योर कैसे करेंगे, तो अभी तक इसका कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं आया है, लेकिन अभी एक ये आया है, इसको कहते हैं एडिबिनोन एंड EPI 743, ये दोनों अप्रूव हुआ है इस LHON डिजीज के लिए। तो इसके कारण ये किसके म्यूटेशन के कारण होता है, तो अभी बताए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मदर या फादर, तो मदर। दूसरा आते हैं लेच डिजीज, कौन सा, तो लेग डिजीज। लेग डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मेनली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है। इसमें मेंटल लॉस, मूवमेंट लॉस, ये सब सारे देखने को मिलता है और बच्चा का डेथ 2 से 3 ईयर में हो जाता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलुअर।
तो ये कॉज क्यों होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कारण, इसलिए तो इसमें हम पढ़ रहे हैं। और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अर्लीस्ट साइन क्या होगा, जो बेबी है वो पुअर सकिंग एबिलिटी होगा, ठीक है। लॉस ऑफ हेड कंट्रोल सही से नहीं कर पाएगा, मोटर स्किल सही से नहीं होगा। तो क्या ये क्यूरेबल है? नहीं, ये क्यूरेबल नहीं है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसको डायग्नोसिस मेनली लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन देखेंगे बॉडी फ्लूइड में। कैसे, तो ब्लड, यूरिन या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के में देखेंगे कि कहीं लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो नहीं है। ब्रेन इमेजिंग करेंगे, मसल बायोप्सी करेंगे, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम देखेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। कौन सा जीन म्यूटेट करता है लेग सिंड्रोम में, तो इसमें मेनली मैटरनल इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। इसमें एटीपेज 6 जीन क्या करता है, म्यूटेट करता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन और सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग, डायरिया, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम, जिसके कारण वो सही से नहीं कह पाएगा। तो इसके कारण जो बेबी है उसका वेट गेन होने में प्रॉब्लम होगा। अब जो तीसरा डिजीज है उसका नाम है क्या, तो पर्सन सिंड्रोम, पियर्सन, PARSON, पियर्सन सिंड्रोम। ये भी एक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। इसमें सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया और एक्सोक्राइन पैनक्रियाज डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, तो स्किन पेल हो जाता है क्योंकि एनीमिया होया हुआ है ना, और आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो स्किन पेल हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रोपेनिया देखने को मिलेगा, डायरिया, स्टोमक पेन, ये सब देखने को मिलता है। अगला कौन सा है, तो MELAS, मेलास। इसके नाम में ही इसका पूरा बीमारी दिया हुआ है। M फॉर होता है माइटोकॉन्ड्रिया इंसेफेलोपैथी, E फॉर होता है इंसेफेलोपैथी, L फॉर होता है लैक्टिक, A फॉर होता है एसिडोसिस। मतलब माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिडोसिस, और S फॉर स्ट्रोक देखने को मिलेगा। ये तीनों जहाँ पे मिलेगा उसको कहते हैं मेलाज। अब NARP सिंड्रोम क्या है, तो न्यूरोपैथी, एटैक्सिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक साथ देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं NARP सिंड्रोम। पियर्सन बता दिए। क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेगिया, ये तो बता दिए कि इसमें आई के मेनली डिजीज देखने को मिलते हैं। अब जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पहले नाम को समझिए। जीनोमिक मतलब क्या होता है, जीन, और इम्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, साइलेंसिंग या इनएक्टिवेशन करना, मतलब जीन को साइलेंट या इनएक्टिवेट करना, इसी को हम जीन इम्प्रिंटिंग कहते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल में नहीं आता है। अब जीन में मेनली 2 एलीज होते हैं। एलीज किस लिए होते हैं, तो कैरेक्टर शो करने के लिए। एक आता है माँ से, एक आता है पापा से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जीन में कितने एलीज होते हैं, 2। एक आते हैं मदर से, एक आते हैं फादर से, मतलब एक मेल से और दूसरा फीमेल से। नॉर्मली जो ये दोनों एलीज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंशियली एक्सप्रेस होते हैं। अब डिफरेंशियली एक्सप्रेस होते हैं, इसका कहने का क्या मतलब है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ए कोई जीन है, ठीक है। अब इसमें एक आएंगे पापा का, एक आएंगे माँ का। अब इसमें से कोई एक ही जो एली है वो एक्सप्रेस होगा। मान लीजिए कि मदर का एली फंक्शनल है, तो इसका क्या मतलब है कि फादर का जो एली है उसमें इम्प्रिंटिंग हुआ है। इम्प्रिंटिंग मतलब इनएक्टिवेशन या साइलेंसिंग हुआ है। और दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि बी है, बी में भी मदर का आया है और फादर का आया है। अब इसमें क्या होगा कि फादर का फंक्शनल है। इसका कहने का क्या मतलब है, मदर का जो एलीज है उसका
इम्प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो अगर सिंपल डिफिनीसन कहें तो इनएक्टिवेशन का क्या मतलब होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का। तो इसमें जो एली आते हैं ये मदर से आते हैं या फादर से आते हैं, और इसमें जो फंक्शनल एली है वही इनहेरिटेड होता है, और वो इनहेरिटेड सिर्फ एक पेरेंट्स का होगा, दोनों पेरेंट्स का नहीं, क्योंकि एक पेरेंट्स का क्या हो जाता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाता है। इसलिए जो इनहेरिटेड फॉर्म है मतलब ये हमारे से जो हमारे बच्चों में जाएगा वो सिर्फ एक ही पेरेंट से जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ, ये नॉर्मल है। तो ये होता कैसे, किस मैकेनिज्म से होता है? तो ये एक इपीजेनेटिक से होता है। इपीजेनेटिक कहने का क्या मतलब है? इपी मतलब एवब जेनेटिक, हेरिडेटरी केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए हिस्टोन। मतलब इपीजेनेटिक में क्या होता है ना कि जो केमिकल मॉडिफिकेशन होता है डीएनए के हिस्टोन में। हिस्टोन क्या है? तो एक बेस है, जैसे कि आपको पता है डीएनए हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसको छोटा करने के लिए वो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन में क्या करता है, अपने आप को रैप करता है। तो उसी में जो केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, हेरिडेटरी केमिकल मॉडिफिकेशन, उसी को हम इपीजेनेटिक कहते हैं। तो ये मेनली दो तरह से होता है। पहला क्या है, इपीजेनेटिक। पहला है हमारा मिथाइलेशन, METHYLATION, मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन, जो मोस्ट कॉमन है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन है ये। दूसरा क्या है, तो डी एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन। इसका कहने का क्या मतलब है, एक जो पहला मोस्ट कॉमन था उसमें डीएनए में या हिस्टोन में क्या होता है, मिथाइल ऐड होता है। सेकंड क्या है, हिस्टोन से जो एसिटाइलेशन होता है, मतलब एसिटाइल ग्रुप होता है, वो बाहर निकलता है। यही दोनों मेनली केमिकल मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है इपीजेनेटिक में। ठीक है, तो इससे क्या होगा इन दोनों से, तो इन दोनों से मेनली जो एक्सप्रेशन होता है ना जीन का, वो कम हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छा से समझिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं क्रोमोसोम नंबर 15Q का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेनली दो बीमारी देखने को मिलता है। एक का नाम है प्रादल विली सिंड्रोम, और दूसरे का नाम है एंजलमैन सिंड्रोम, जो अभी नीचे अभी दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों मेनली है इसका। ठीक है, अब ये दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, तो बहुत ही इजी है पहचानना। तो चलिए पहचानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वो याद करते हैं। मान लीजिए ए जीन है, इसमें दो एलीज हैं, एक फादर का एक मदर का। ठीक है, मदर का क्या हो रहा है, इम्प्रिंटिंग हो रहा है, और फादर का क्या होगा, एबनॉर्मल है ना, तो यहाँ पर डिलीशन या क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो इसके कारण जो डिजीज होता है उसको कहते हैं प्रेदर विली सिंड्रोम। इसके नाम में ही इसका निमोनिक्स है। कैसे, तो नाम देखिए क्या है, PRADER। प्रेदर पी से होता है पापा, आर से होता है रीजन, ए से होता है एब्सेंट, और डी से होता है डिलीशन। तो आपको इसके नाम से ही इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा है एंजलमैन सिंड्रोम। अब इसमें सिंपल है, मान लीजिए कि कोई जीन है, उसमें फादर और मदर दोनों का एलीज आया है, तो इसमें क्या होगा, एंजलमैन में किसका डिलीशन होगा, माँ का डिलीशन होगा, मतलब कि फादर का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रहा है एलीज का। तो इसको याद करने का और तरीका है, एंजल किसको कहते हैं, किसी लड़की को परी, ऐसे मन में एक भावना बना हुआ है ना, जो एंजल होती है वो परी होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर परी में डिलीशन होगा तो वो एंजलमैन हो जाएगा, और प्रेडलर का तो बता दिए, पीटर समझ लीजिए, पापा समझ लीजिए, तो डिलीशन होगा तो
ये प्रेडल विली सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए पहले समझते हैं प्रेडल विली सिंड्रोम को। इसमें क्या हुआ, तो फादर का जो एलिज है उसका डिलीशन हुआ, मदर के एलिज का इम्प्रिंटिंग हुआ। इसमें मेनली आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहला, माँ जो होगी वो ओबेसिटी का जो बच्चा होगा वो ओबेसिटी का शिकार होगा और उसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एक हार्मोन के कारण जिसका नाम है ग्रेहेलीन। अब ये ग्रेहेलीन हार्मोन क्या है, तो ये एक ऑक्साजेनिक हार्मोन है जो मेनली भूख को बढ़ाता है, एपेटाइट को बढ़ाता है। तो ये रिलीज कहाँ से होता है? ये हमारे स्टोमक के एंट्रम से रिलीज होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा खाना खाता है और जिसके कारण उसको क्या होता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। मेनली जो प्रेडलर विली सिंड्रोम है इसमें ये हाइपोगोनाइडिज्म और हाइपोटोनिया भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों को डिस्कशन हमने कर लिया। अब आते हैं हम एंजलमैन डिजीज़ पे। एंजलमैन में आपने क्या पढ़ा था कि एंजल है। अब एंजल है तो सब कुछ क्या होगा, हैप्पी हैप्पी होगा। तो इसका निमोनिक्स ऐसे याद रखिए, हैप्पी पपेट। कहने का क्या मतलब है, इसमें जो होता है उस यहाँ पे लिखा हुआ ही है हैप्पी पपेट। इसमें जो होता है ना, वो जो एंजलमैन सिंड्रोम है इसमें जो वुमेन होती है या जो बच्चा होता है हमारा, वुमेन नहीं बच्चा जो हमारा होता है, वो सही से हंस नहीं पाता है, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर। उसमें एटैक्सिक मूवमेंट देखने को मिलता है। एटैक्सिक मूवमेंट मेनली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है, जैसे कि सीजर, या उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन और एटैक्सिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा ये एंजलमैन सिंड्रोम है ना, इसमें कहीं से भी कोई ग्रेलिन हार्मोन से लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो है ये हमारा जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, ये मेनली इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहला क्या है, डिलीशन, जो 70% लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा, यूनिपेरेंटल डाइसोमी। अब यूनिपेरेंटल डाइसोमी का कहने का क्या मतलब है, यूनि मतलब एक, पेरेंट का दोनों क्रोमोजोम। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, जो 15 से 20% लोगों में देखने को मिलता है। तीसरा क्या है, जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो रहा था उसका एबनॉर्मल हो जाना। चलिए तीनों को देखते हैं क्या क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम डिलीशन में। डिलीशन में कहने का क्या मतलब है, जो हमारा फादर है, ठीक है, फादर में क्या हो जाएगा, फिर से वो स्टार्टिंग में से लाइए, एक जीन है उसका 2 क्रोमोजोम, फादर का और मदर का। ठीक है, अगर मदर का हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर मदर का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हुआ तो क्या हो जाएगा, फादर को बीमारी हो जाएगा। मतलब कि फादर का जो एलिज है उसका डिलीशन हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रेडल विली सिंड्रोम। अगर मदर का इम्प्रिंटिंग हो जाए, फादर का इम्प्रिंटिंग हो जाएगा तो मदर में क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे एंजलमैन सिंड्रोम, जो हम पूरा डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिपेरेंटल डाइसोमी सिंड्रोम के बारे में। अब यूनिपेरेंटल लिख देते हैं, यूनि नाम में ही सब छुपा हुआ रहता है, पेरेंटल डाइसोमी। देखिए नाम क्या है, यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट का दोनों क्रोमोजोम। ऐसे जो क्रोमोजोम है एक फादर का होता है एक मदर का होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों क्रोमोजोम या तो फादर का होगा या मदर का होगा। तो इस तरह से लिख देते हैं, या तो
मैटरनल क्रोमोजोम होंगे या पैटर्नल क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, अगर मैटरनल क्रोमोजोम हो रहा है इसका मतलब दिमाग लगाइए, इसमें मेनली आपको दो ही डिजीज के बारे में पढ़ना है, प्रेदर विली सिंड्रोम या एंजलमैन सिंड्रोम। तो समझिए क्या हो रहा है, मैटरनल क्रोमोजोम है इसका मतलब कि फादर के क्रोमोजोम का डिलीशन हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेदर विली सिंड्रोम हो जाएगा। एंजलमैन सिंड्रोम में क्या था, फादर का जो क्रोमोजोम है उसका इम्प्रिंटिंग हो रहा है और मदर के क्रोमोजोम का डिलीशन हो रहा है, मतलब कि दोनों क्रोमोजोम फादर का है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एबनॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए एक जीन था इसका, दो एलिज था, एक था फादर का एक था मदर का। मान लीजिए कि मदर का जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हुआ, अब एबनॉर्मल कह रहा है तो एबनॉर्मल किसका होगा, तो फादर का एबनॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो गया, तो इसको हम कौन सा डिजीज कहेंगे, सिंपल है, वही फादर का क्या हो रहा है, एबनॉर्मल इम्प्रिंटिंग हो रहा है, तो इसको हम प्रेदर विली सिंड्रोम कहेंगे। अपोजिट, अगर मदर ये जीन है फादर मदर, फादर का नॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है और मदर में क्या हो गया, एबनॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाएगा, तो एंजलमैन सिंड्रोम कहलाएगा। कितना इजी था ना इसको समझना। अब आते हैं एक और निमोनिक से आप याद कर सकते हैं एंजलमैन का ये डिजीज डिसऑर्डर, जैसे कि मॉम बियर सारी, मॉम एम से हो जाएगा क्या, टेम से हो जाएगा एंजलमैन सिंड्रोम, और बियर सारी, सारी में एस हो जाएगा सीजर, एटैक्सिया, रिटार्डेशन, और आई से हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर। तो इजी है ना। उसके बाद ये मेनली अगर क्रोमोजोम 15 से रिलेटेड है तो इसमें और भी एसोसिएटेड देखने को मिलेगा, मार्फन सिंड्रोम, एंजल सिंड्रोम और प्रेदर विली सिंड्रोम। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिए, अभी बताया था ना यूपीडी के बारे में, यूनिपेरेंटल डायसोमी के बारे में, इससे क्या क्या एसोसिएटेड होता है। पहला बताया प्रेदर विली सिंड्रोम, दूसरा बताया एंजलमैन सिंड्रोम, अब दो और इससे एसोसिएटेड होता है जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्या है, रूजेल सिल्वर सिंड्रोम, और जो चौथा है वो है बैक विथ वीडमैन सिंड्रोम, और ये मेनली एसोसिएटेड होता है विल्म्स ट्यूमर टाइप 2 डिजीज से। ठीक है, इतना मेनली यूनिपेरेंटल डायसोमी में एसोसिएटेड होता है। अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट जिसको कहते हैं ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। क्या, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन, आपको पता है इसका दूसरा नाम है डायनेमिक म्यूटेशन। आखिर इसमें होता क्या है, आपको पता है, जो हमारा कोडोन है, कोडोन जो डीएनए में कोडोन होते हैं, नॉर्मल कोडोन की बात कर रही हूँ, ये मेनली ट्रिपलेट से बना होता है, ट्रिपलेट से बना होता है। ट्रिपलेट मतलब कोई 3 अमाइनो एसिड से बना होता है, जैसे कि सी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है CGG, और ये रिपीट करता है। इसका नॉर्मल रिपीटिशन कितना होगा, 6 से 55 टाइम्स। अगर एवरेज की बात करें तो 30 टाइम्स ये रिपीट होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रिपीट हो गया तो, अगर इससे ज़्यादा रिपीट हो गया मतलब 55 से 200 के बीच, तो इसको हम कहते हैं प्री म्यूटेशन। क्या कहते हैं, प्री म्यूटेशन। इसमें जो पेशेंट होता है वो कैरियर की तरह काम करता है और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, अब अगर 200 से ज़्यादा हो गया रिपीटेशन तब क्या होगा, ओवर्थ डिजीज। अब ओवर्थ डिजीज कहने का क्या मतलब है कि इसमें मेनली ऐसा कह सकते हैं कि सीवियरिटी ज़्यादा होता है। तो क्या समझे हम अभी तक, अगर नंबर ऑफ रिपीटिशन ज़्यादा होगा
तो सीवियरिटी भी ज़्यादा होगा। ये मेनली होता कब है? तो ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के समय होता है। oogenesis में कब होता है? तो oogenesis में ये नन कोडिंग इंट्रॉन में होता है। नन कोडिंग, जिसका दूसरा नाम इंट्रॉन है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोडिंग में होता है, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। oogenesis में क्या था? नन कोडिंग इंट्रॉन था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डिजीज आएगा? तो oogenesis में मिल लिया आपको मायोटोनिक डिस्ट्रोफी देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो क्रोमोजोम नंबर 19 क्यू आर्म पे। दूसरा फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम मिलेगा। तीसरा फ्रेडरिच एटैक्सिया। इन तीनों के बारे में मेनली हम आगे डील करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कोडिंग एक्सॉन होता है, इसमें दो डिजीज के बारे में डील करेंगे, जिसका नाम है हंटिंगटन कोरिया। दूसरा है स्पाइनो सेरिबेलर एटैक्सिया। ठीक है, इन दोनों के बारे में डील करेंगे। अब तो एक बार बुक में आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि म्यूटेशन हो जाता है। ये जो रिपीटेड कोडॉन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण मेनली होता है। इसका दूसरा नाम डायनेमिक भी है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ एम्प्लीफिकेशन इन द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जो मेनली कब होता है? तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम में होता है। गैमेट में क्या है? तो हमारा ओवम और स्पर्म। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में होता है। इसमें दो चीज़ देखने को मिलेगा, या तो ये नन कोडिंग पे एक्सप्रेस हो रहा है या कोडिंग पे एक्सप्रेस हो रहा है। नन कोडिंग कहने का क्या मतलब है कि ये oogenesis के टाइम में हो रहा है, और कोडिंग कहने का क्या मतलब है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में हो रहा है। अब नन कोडिंग रीजन में हो रहा है, इसका मतलब कि लॉस ऑफ फंक्शन है। तो इसमें मेनली हम क्या देखेंगे? तो म्यूटेंट जो प्रोटीन है वो एग्रीगेट कर जाता है इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन में। तो इसमें हम मेनली 3 डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोडिंग रीजन में एक्सपेंशन होने का मतलब है कि जो म्यूटेशन हो रहा है वो गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है। इसमें जो है म्यूटेंट प्रोटीन इंटरफेयर करता है अदर प्रोटीन के फंक्शन को। तो इसमें मेनली हम इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन है ना कोडिंग रीजन में, वो प्रेजेंस होता है CAG के साथ। अब आते हैं, ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन है नॉन कोडिंग रीजन में, वो रिपीट करता है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम में, जिसका नाम है, अगर फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है तो इसमें कौन सा रिपीट करेगा? CGG। और अगर फ्रेडरिच एटैक्सिया है तो GAA। और अगर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है तो CTG। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। अब देखते हैं इसके डिजीज़ के बारे में। उससे पहले ये किससे एक्स्ट्रा रिलेटेड है। तो जो ये फ्रेगाइल सिंड्रोम है ना, ये एक्स लिंक रिसेसिव है और इसमें मेनली CGG रिपीट करता है। ठीक है, CGG। अब कह सकते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, एक्स है ना, तो क्या है? कोने में गल गई। हंटिंगटन कोरिया, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इसमें CAG रिपीट होता है। फ्रेडरिच एटैक्सिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जिसमें GAA रिपीट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है? तो अभी के बताया कि ये क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव है। ये जो एक्स लिंक रिसेसिव है,
एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ज़्यादा मेल फीमेल रेयर केसेस में देखने को मिलता है, जो पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। इसको फ्रैगाइल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो क्रोमोजोम है ना, उसके फ्रैगाइल साइट जो इजली टूटने वाला साइट होता है, वहाँ पर ये अफेक्ट करता है, जहाँ पर फोलेट डिफिशियंसी होती है, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा क्या, इसमें आप क्लिनिकल फीचर में मेंटल रिटार्डेशन देखिएगा। मेंटल रिटार्डेशन कितने के बीच में आईक्यू लेवल हो जाएगा? तो आईक्यू लेवल हो जाता है 20 से 7 के बीच में, ठीक है, और ये मेनली मेल में देखने को मिलता है। इसका अगर मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, देखिएगा, तो इसमें होता है मैक्रो ऑर्किडिज्म, लार्ज टेस्टिस, और क्या क्या लार्ज मिलेगा? फेस लार्ज मिलेगा, ईयर लार्ज मिलेगा, मैंडिबल लार्ज मिलेगा। तो क्या नोज भी लार्ज मिलेगा? नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें नोज क्या होता है? या तो नॉर्मल होगा या स्मॉल होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब आते हैं पीपीटी में क्या कह रहा है कि जो फ्रैगाइल है ना, उसमें मेनली सीजीजी न्यूक्लियोटाइड के एब्सेंस के कारण होता है। और ये क्यों म्यूटेशन होता है? क्योंकि एक जीन है जिसको कहते हैं FMR1 जीन, जिसका फुल फॉर्म होता है फैमिलियर मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन, जो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोजोम पे, उसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण मेनली होता है, ठीक है। ये कैरियोटाइपिंग में क्रोमोजोम में ब्रोकन पार्ट जो होता है वहाँ पर ये अपीयर होता है, इसलिए इसको फ्रैगाइल साइट कहते हैं। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेंटल रिटार्डेशन का। पहला मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? तो डाउन सिंड्रोम, ऐसे याद रख लीजिए। मेंटल रिटार्डेशन पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है फ्रैगाइल, ठीक है, फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स तो लॉन्ग फेस, लार्ज मैंडिबल, लार्ज ईयर, लार्ज टेस्टिकल, ये सब देखने को मिलता है। तो इसमें मेनली रिपीटेशन कितना होता है? तो 55 से 200 के बीच में, जिसको हम प्री म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर 2000 से 4000 के बीच में रिपीटेशन होगा तो उसको हम फुल म्यूटेशन कहेंगे। और अगर इसको ऊजेनेसिस के समय में होता है तो इसको नर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म है जिसको नाम है शेरमैन पैराडॉक्स। इसमें जो है ना, मेंटल रिटार्डेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है ग्रैंडसन में अदर देन ब्रदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये टॉपिक है जिसका नाम है शेरमैन पैराडॉक्स, इसको कहते हैं। इसमें एम्प्लीफिकेशन होता है जिसमें प्री म्यूटेशन कन्वर्ट होके फुल म्यूटेशन में हो जाता है, ठीक है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ग्रैंडसन को ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कैसे चेक करते हैं? तो मेनली सॉर्थन ब्लॉट इसके लिए यूज होता है। अब आते हैं कौन सा? तो हंटिंगटन कोरिया। इसमें कौन सा रिपीट होता है? तो CAG न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो एबनॉर्मल न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन जिसका नाम है हंटिंगटन, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण मेनली देखते हैं। इसमें क्या होगा? तो इसमें न्यूक्लियस एट्रोपी देखेंगे, कहाँ पर? तो क्रोमोजोम नंबर 4 पे। क्लिनिकल फीचर तो प्रोग्रेसिव डिमेटिया, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीफॉर्म मूवमेंट। अगर इसको याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें जो गावा न्यूरॉन्स है उसका इनहिबिशन होता है, वो हमेशा डांस करते रहता है, डांसिंग इसको कहा जाता है, डांसिंग। अब एक कंसेप्ट है जिसका नाम है एंटिसिपेशन, मेनली देखने को मिलेगा इसमें होता क्या है एंटिसिपेशन में? तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए हुंगटन डिजीज़ का ये लिए, तो ये मेनली 40 से 60 साल में देखने को मिलता है। अब कोई फीमेल है जिसमें रिपीटेशन कितना हुआ? तो 300 टोटल न्यूक्लियोटाइड रिपीट हुआ, कितने साल में? 40 साल में।
अब इसका क्या हुआ, सन हुआ। ठीक है, अब सन हुआ तो इसमें क्या देखने को मिला, 600 रिपीटेशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का। कितना, 600 रिपीटेशन हो रहा है। और कब, 25 साल में, मतलब कि सीवियरिटी इंक्रीज कर रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसिपेशन कहते हैं विथ TNR। अब इसमें अगर नॉर्मल में हम देखना चाहें तो एंटीसिपेशन में क्या होता है, इसमें सीवियरिटी बढ़ती है, अर्ली ऑनसेट होता है। देखिए एज कम हुआ ना, उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ प्लेरिथ्रोपी। अभी जो ऊपर पढ़े थे फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम, इसका डायग्नोसिस ऑफ क्या है, मेथड ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस, तो PCR याद रखिएगा। अब ये हंटिंगटन कोरिया के लिए एक निमोनिक्स है। हंटर पुट एन एनिमल इन ए केग दैट हैज 4 साइड, मतलब कि इसका एसोसिएशन किससे होता है, क्रोमोसोम नंबर 4 से होता है। ठीक है, अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ प्लियोथ्रोपी। प्लियोथ्रोपी में किसमें देखने को मिलेगा, तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखने को मिलता है। इसका मैंने अलग वीडियो एक बना दिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे।